हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। ये हमारा थर्ड ट्यूटोरियल है जो सीरीज़ का। अब इससे पहले हमने दो पार्ट देखे हैं। दो पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें फर्स्ट चैप्टर हमने कवर किया है, और जो सेकंड पार्ट था, जो सेकंड चैप्टर था उसका ये सेकंड पार्ट है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो प्लीज़ जाके देखें, क्योंकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो वहाँ पे ही जाके आपके क्लियर हो सकते हैं। तो आपको उनको देखना चाहिए। तो जो ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो जिन्होंने प्रीवियस पार्ट देखा उनको ये ठीक तरह से समझ में आएगा, और आपका जो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए एग्जाम के लिए, सो वो आपको प्रीवियस पार्ट देख के समझ में आएगा। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपको फर्स्ट पार्ट जरूर देखना चाहिए जहाँ पे जो कि स्ट्रेटेजी है आपकी एग्जाम के लिए उसको क्लियर किया गया है, ताकि आपको वो हेल्पफुल हो जाए। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसको हम शुरू करते हैं। इसका हमारा जो टॉपिक है ये है इकोलॉजिकल पिरामिड। और एक बात और बता दूं कि आपको अब एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो एनसीईआरटी के रिलेवेंट पॉइंट्स है उनको यहाँ पे कवर कर दिया है, ताकि आप इसको ठीक तरह से पढ़ सके और देख सके। ठीक है। सो आपका एनसीईआरटी का भी जो मतलब आप अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे जब पढ़ते हैं तो उस फैक्ट को रिटेन करने में तकलीफ होती है, या फिर वो हार्ड होता है। इसीलिए मैंने उनको कंपाइल किया है ताकि आपको ये एक जगह पे पूरा फैक्ट मिल सके। और ये जो नोट्स है, इन नोट्स को आप कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, ताकि आप इसको फर्दर रेफरेंस के लिए यूज कर सकें। ये है पॉइंट इकोलॉजिकल पिरामिड। और कुछ चीज़ें हमने ये यहाँ पे ऐड की है जो कि हमारे शंकर आईएएस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, ताकि वो आपको एक अच्छे तरह से समझ पाए और आपको उसको एग्जाम में रिप्लिकेट कर सके। मैंने बहुत से लेक्चर देखे यूट्यूब पे जो आपको ऐसे पॉइंट बताएंगे, एक बहुत ही लेंदी लेक्चर होते हैं, उसमें वो आपको ऐसे पॉइंट बताएंगे जो कि आप एग्जाम में रिप्लिकेट नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे फैक्ट को पढ़ के कंपाइल करने का अपना एक हेडेक बन जाता है, क्योंकि आपको हर एक पोर्शन का जितना वेटेज है उतना ही उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर एक ही सेक्शन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए तो वो आपका एग्जाम कवर करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके। सो इस तरह से आप इन नोट्स को कमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो फर्दर क्वेश्चन है उनको भी आप एक कंपाइल करके एक नोट्स बना सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आप अब हम पढ़ेंगे ये जो चैप्टर है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ओके। सो हम पहले देखेंगे यहाँ पर डेफिनेशन। सो डेफिनेशन में क्या बताया? द स्टेप्स ऑफ द ट्रॉपिक लेवल एक्सप्रेस्ड इन डायग्रामेटिक वेज। द स्टेप्स ऑफ द ट्रॉपिक लेवल आर एक्सप्रेस्ड इन डायग्रामेटिक वेज आर रेफर्ड एज इकोलॉजिकल पिरामिड। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय चार्ल्स ई इल्टन। ये जो फैक्चुअल कंटेंट है वो आपको कभी कभी जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपको काम में आता है, और जब आपका रिटर्न एग्जाम होता है यूपीएससी का मेंस का, तब भी आप इन फैक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। द स्टेप्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड इन डायग्रामेटिक वेज आर रिप्रेजेंटेड इकोलॉजिकल पिरामिड। अब जो स्टेप्स है आपके ट्रॉपिक लेवल के, ओके, ट्रॉपिक लेवल के स्टेप्स कैसे होंगे, आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस तरह से। And these horizontal bars represent the steps of the tropic levels. Okay, it is one tropic level, it is another tropic level, it is another tropic level. Okay, so the steps of this tropic level, which is represented in this diagrammatic fashion, it is known as the ecological pyramid. Okay, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय चार्ल्स हिल्टन, जो कि ऐसे जो ट्रॉपिक लेवल्स है, ये एक ट्रॉपिक लेवल दिखा रहा है, एक ट्रॉपिक लेवल दिखा रहा है, जो हॉरिजॉन्टल बार है हमारा ये एक ट्रॉपिक लेवल दिखा रहा है, और एक ट्रॉपिक लेवल दिखा रहा है। और ये जो ट्रॉपिक लेवल जो हम डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेप्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल विच आर रिप्रेजेंटेड इन डायग्रामेटिक वे रिप्रेजेंट इकोलॉजिकल पिरामिड। ओके, तो ये हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड को रिप्रेजेंट करता है। सो अब हम देखेंगे फूड प्रोड्यूसर। फूड प्रोड्यूसर बेस फॉर्म करता है इकोलॉजिकल पिरामिड का, और टॉप कार्निवोर जो होता है टिप। अब एक कंसेप्ट हमको देखना होगा कि जब भी हम बेस और टिप बोलते हैं, तो जब ये हो गया अपराइट पिरामिड, जो सीधा होता है उसको हम अपराइट पिरामिड बोलते हैं, और जो इस तरह से होता है इसको हम इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं। ओके। सो ये जो इन्वर्टेड पिरामिड है, अब इसका बेस कौन सा होगा, क्योंकि बहुत से बार जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका बेस कौन सा होगा। इसका बेस ये होगा, जब हम इन्वर्टेड पिरामिड को पढ़ते हैं तो इसका बेस ये होगा। ओके, ये जो बेस है और इसका जो बेस है ये होगा। सो ऐसा नहीं है
बहुत से बार स्टूडेंट या इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि जो ब्रॉड होता है वही बेस होता है। नहीं, अब यहाँ पे देखेंगे जो इन्वर्टेड पिरामिड है तो इसका बेस ये है नीचे वाला, और इसका बेस ये है ब्रॉड वाला। ओके, सो जो अपराइट पिरामिड होता है उसका बेस इस तरह से होता है, और जो इन्वर्टेड पिरामिड होता है उसका बेस इस तरह से होता है। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो फूड प्रोड्यूसर रिप्रेजेंट द बेस, तो बेस पे कौन रहेगा, ये जो बेस है यहाँ पर कौन रहेगा, हमेशा फूड प्रोड्यूसर। ओके, एंड टीप इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉप कार्निवर। Pyramid consists of the number of horizontal bar depicting the specific trophic level, which are arranged sequentially from primary producer level through herbivore, carnivore onwards. So जो पिरामिड होता है उसको हॉरिजॉन्टल बार होते हैं। ये जो हमने देखे ये नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार, ये नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार जो होते हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक लेवल रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ये सिक्वेंशियली रिप्रेजेंट होते हैं। सिक्वेंशियली इनको रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो पहला हॉरिजॉन्टल बार है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उसके नीचे का जो सेकंड हॉरिजॉन्टल बार है उसके नीचे का सेकंड ट्रॉपिक लेवल, और उसके ऊपर का जो बार होगा उसके नीचे का थर्ड ट्रॉपिक लेवल, सो एंड सो। ओके, सो इस तरह से वो रिप्रेजेंट किया होगा। सो लेंथ ऑफ ईच बार, सो तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, सबसे नीचे वाला जो होगा वहां पे प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, उसके ऊपर हर्बियोर होगा, उसके ऊपर कार्नियोर होगा, और सबसे ऊपर टॉप कार्नियोर होगा। ओके, लेंथ ऑफ ईच बार शोज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉपिक लेवल। अब जो लेंथ है वो ईच बार का लेंथ उतना ही बड़ा होगा जितने ज्यादा उसमें इंडिविजुअल होंगे, और उतना कम होगा जितने उसमें इंडिविजुअल कम होंगे। मतलब जो लेंथ होता है हॉरिजॉन्टल बार का वो डिपेंड करता है कि उस ट्रॉपिक लेवल पे कितने इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो नंबर, बायोमास एंड एनर्जी जो होता है वो ईच स्टेप पे डिक्रीज होते जाता है। अब आप कोई भी पिरामिड पढ़ेंगे तो उस पिरामिड में नंबर, बायोमास एंड एनर्जी ये जनरली इस तरह से होता है। नंबर, बायोमास एंड एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल से कंज्यूमर लेवल तक कम होते जाता है। ओके, हेंस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अज्यूम पिरामिड शेप, इसीलिए पिरामिड शेप होगा। अब आप देखिए ये इस तरह से हमारा पिरामिड होता है, इस तरह से हमारा पिरामिड होगा। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर लेवल। सो प्रोड्यूसर लेवल से कंज्यूमर लेवल, यहाँ पे होगा प्रोड्यूसर और यहाँ पे हार्बियोर, कार्नियोर। ओके, सो जो प्रोड्यूसर लेवल से कार्नियोर तक इसलिए कम होते जा रहा है क्योंकि वहाँ पे नंबर भी, एनर्जी भी, बायोमास भी कम होते जा रहा है, इसलिए वो प्रोड्यूसर लेवल से कंज्यूमर लेवल तक टैपरिंग होते जाता है, और जब टैपरिंग होते जाता है तो वो पिरामिडल शेप अज्यूम करता है। ओके, हेंस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अज्यूम द पिरामिडल शेप। ओके, फैक्ट इज क्लियर। देन हम अब देखेंगे कि a given species में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल साइमल्टेनियसली। अब कुछ जब हम देखते हैं कि कुछ जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एक स्पीसीज को दिखाते हैं, जो कि गलत है। वो सिंप्लीफाइड व्यू, मतलब आपको वो सिंप्लीफाइड व्यू में समझाने के लिए उस तरह से दिखाते हैं, लेकिन जो नेचर में उस तरह से नहीं वो एग्जिस्ट करते हैं पिरामिड। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि एक ही स्पीसीज वो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है। ओके, क्योंकि टॉपिक लेवल जो है वो एक फंक्शन लेवल रिप्रेजेंट करता है, नॉट की स्पीसीज। ओके, नॉट अ स्पीसीज। एक स्पीसीज एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है। किस तरह से, अब हम एग्जांपल लेंगे, ये हमने एग्जांपल एनसीईआरटी से लिया गया है। अ स्पैरो इज प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, कब, जब वो सीड, फ्रूट या पी को खा रहा है, लेकिन वो सेकेंडरी कंज्यूमर है जब वो इंसेक्ट या वर्म को खा रहा है। ओके, सो अब हमको देखना पड़ेगा कि उसको हम, जब वो फ्रूट के जो प्रोडक्ट्स है वो जब खा रहा है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है। ओके, लेकिन जब वो इंसेक्ट को खा रहा है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। सो एक ही इकोलॉजिकल पिरामिड में स्पैरो दो ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है। कैसे, जब वो फ्रूट्स पर फीड कर रहा है तो प्राइमरी कंज्यूमर है, जब वो इंसेक्ट को फीड कर रहा है तो सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो इसी तरह से वो मोर देन वन और मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है। ओके, सो जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमको दिखाया जाता है जिसमें कि एक ही स्पीसीज एक ट्रॉपिक लेवल भी दिखाया जाता है, वो एक सिंप्लीफाइड व्यू होता है और उस तरह से नहीं होता है। सो जो फैक्ट है वो ये है कि वन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। ओके, इज इट क्लियर? सो अब हम आगे देखेंगे द इकोलॉजिकल पिरामिड आर ऑफ थ्री कैटेगरीज। ओके, वो तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो सिंपल है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। ओके, सो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, वो रिलेशनशिप, इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ डिफरेंट लेवल।
ओके, ये तो आपको समझ ही गया होगा जो पहले मैंने दिखाया, प्राइमरी प्रोड्यूसर और जो डिफरेंट कंज्यूमर लेवल का जो डिफरेंट जो कंज्यूमर है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के, उनका वो रिलेशनशिप बताता है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बिलोंगिंग टू ईच ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। ओके, सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड बायोमास द पिरामिड ऑफ नंबर नॉट ऑलवेज बी अपराइट, इट मे बी कंप्लीटली इन्वर्टेड। अब साइज और बायोमास के ऊपर से वो जो पिरामिड है, नंबर तो मेन फैक्टर है ही, लेकिन साइज एंड बायोमास भी वहां पर एक रोल प्ले करते हैं। सो इन पे डिपेंड करता है कि वो पिरामिड ऑफ नंबर वो अपराइट रहे या फिर इन्वर्टेड रहे। सो पिरामिड तो हम देखेंगे पहले कि किस केस में वो अपराइट होता है और बाद में देखेंगे किस केस में वो इन्वर्टेड होता है। तो हम देखेंगे कि लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल जब हम जाते हैं तो जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज हो रहे हैं तो वो अपराइट होगा। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे इकोलॉजिकल पिरामिड में, जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज होते जाएंगे तब हमारा पिरामिड अपराइट होगा, इस तरह से। ओके, ये कहा होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। अब हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे आप हर्बी और मोरिन नंबर। ओके, ये प्रोड्यूसर है, सॉरी पहले प्रोड्यूसर है, सो प्रोड्यूसर ये मोरिन नंबर, उससे कम हर्बी और उससे कम प्राइमरी कार्नियोर, उससे कम सेकेंडरी कार्नियोर, उससे कम टॉप कार्नियोर। सो ये कौन सा अज्यूम करेगा? अपराइट पिरामिड। ओके, सो ऐसा ही हमने एक एग्जांपल एक्वेटिक का लिया है, ये है इन पॉन्ड इकोसिस्टम का एक एग्जांपल है ये स्नेल्स है जो कि सॉरी ये फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोड्यूसर रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट लेवल पे। ओके, और सेकंड पे जो है वो फिशेस जो फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करेगी, प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टॉप कार्निवर। ओके, सो ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो पॉन्ड का इकोसिस्टम और अपरेट पिरामिड। और जब पिरामिड कब इन्वर्टेड होगा? ये सेकंड केस में इन्वर्टेड होगा। सो ये सेकंड केस कब रिप्रेजेंट करेगा? जब लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल तक जाएंगे, तब हमारे इंडिविजुअल जब इंक्रीज होते जाएंगे तब वो जो शेप होगा वो इन्वर्टेड होगा। ओके, सब हम एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम में स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर दैट इज ट्रीज, स्मॉल नंबर लार्ज साइज वाले स्मॉल बहुत कम नंबर में जो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे हम ट्रीज देखते हैं वो स्मॉल इन नंबर होते हैं लेकिन लार्ज साइज के होते हैं। ओके, पिरामिड ऑफ नंबर डू नॉट टेक इन फैक्ट दैट द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म बीइंग काउंटेड एट ईच ट्रॉपिक लेवल कैन वेरी। ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है उसका एक ड्रॉबैक भी है कि ये जो है ये इस फैक्ट को ये नहीं देखता है कि जो ऑर्गेनिज्म हम जो काउंट कर रहे हैं उनका साइज हर ट्रॉपिक लेवल पे वेरी हो सकता है। सो ये फैक्ट को हम कंसिडर नहीं करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर जब हम देखते हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक है। ओके, सो ये हो गया प्रोड्यूसर, दीज आर हर्बियोर, दीज आर पैरासाइट्स एंड दीज आर हाइपर पैरासाइट्स। ओके, सो अब हम देखेंगे ये क्यों इन्वर्टेड है, क्योंकि नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ जो हार्बियोर, पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट है वो इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो फीड हो रहे हैं वो इंक्रीज होते जा रहा है, इसीलिए ये इन्वर्टेड शेप। जब डिक्रीज होते जाता है तब हम देखते हैं कि वो अपराइट शेप में होता है। ठीक है, अब हर बार ऐसे ही नहीं होता है, इसलिए मैंने ये पिरामिड लिया क्योंकि यहाँ पर हर बार डिक्रीज ही नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि लेडी बर्ड का साइज यहाँ पर कम है, सो ये इस तरह से भी पिरामिड हो सकता है जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, जो ये आपको शंकरायस में नहीं दिया गया है, इसलिए एक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्री है, ट्री के ऊपर एफिड है, वो मोरिन नंबर है, लेकिन जो लेडी बर्ड है वो कम है और पैरासाइट फिर से ज्यादा नंबर में है। सो इस तरह का भी पिरामिड हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि जो ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं वो कितने संख्या में है, कितने नंबर्स में है। ओके, so it is very difficult to count the organism in a pyramid of number, and so pyramid of number doesn't completely define the trophic structure of an ecosystem. ये इसका ड्रॉबैक है, ये पिरामिड ऑफ नंबर का एक ड्रॉबैक है, क्योंकि हम ऑलवेज नंबर नहीं काउंट सकते, ये फिजिबल नहीं है कि आप जाए और इकोसिस्टम में कितने ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं उनका नंबर काउंट कर सके। वो एन नंबर में होते हैं, कुछ कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं वो उनको हम काउंट नहीं कर सकेंगे। ओके, और जो दिख भी रहे हैं उनका एक्चुअल नंबर भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे। सो हम इसीलिए जो है वो हम कॉम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते बाय यूजिंग द पिरामिड ऑफ नंबर। ओके, सो इसीलिए हम फिर देखेंगे कि पिरामिड ऑफ बायोमास। सो पिरामिड ऑफ बायोमास टू ओवरकम जो हमने शॉर्टकमिंग मिले हमको पिरामिड ऑफ नंबर में, उसको ओवरकम करने के लिए हम पिरामिड ऑफ बायोमास स्टडी कर रहे हैं। सो अब हम ईच ट्रॉपिक लेवल में इंडिविजुअल यहाँ पर वे होंगे, सो उसको हम किस तरह से ड्रॉबैक को कम करेंगे। वहां पर हम नंबर काउंट कर रहे थे, अब हम यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है उनको क्या करेंगे, वे करेंगे, उनका वेट लेंगे इंस्टेड ऑफ बिग काउंटेड। अब हम वेट कौन सा लेंगे, ड्राई वेट लेंगे।
ओके, ड्राई वेट मतलब जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसमें से वाटर निकाल लेंगे। जब आप प्लांट साइंस में या जूलॉजी में आप अगर मास्टर्स करते हैं तो ये आपको प्रैक्टिकल में होता है। जो प्लांट साइंस में होता है वो हम इस तरह से देखते हैं कि उस जो भी प्लांट्स है, जो जैसे कि हमको पत्ते हैं उनका अगर हमको बायोमास लेना है, सो हम उनको क्या करते हैं कि उनको सुखाते हैं ताकि उसमें से पूरा जो वाटर है वो इवापोरेट हो सके। और जो भी हमारा बचा कुचा वाटर है उनको हम जो भी हमारा बचा कुचा वेट है पत्तों का वाटर, उसमें से जो इवापोरेट होने के बाद जो भी बचेगा जो वेट है उनका हम वेट लेंगे और उनका सरफेस एरिया लेंगे। सो वेट बाय सरफेस एरिया, उस तरह से जो हमको फॉर्मूला मिलेगा उसका एरिया ऑक्युपाइड वेट अपॉन एरिया ऑक्युपाइड, जो उन्होंने एरिया ऑक्युपाई किया है उस तरह से हम उसको फॉर्मूला में वो वैल्यू पुटअप करेंगे और उसमें से जो हमको वैल्यू मिलेगा वो होगा उसका बायोमास। और वो बायोमास हम काय में कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ड्राई वेट में। ओके, और उसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ओके, इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम ऊपर में वेट लेंगे नीचे एरिया लेंगे। ओके, ठीक है। सो इट गिव्स द पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ पे देखिए दिया गया है टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ओके, क्योंकि जो ड्राई वेट इसलिए है क्योंकि ये आर्बिट्री कंसेप्ट नहीं है। जो ड्राई वेट है वो आपको एक ही मिलेगा और वो फिक्स मिलेगा, सो इसीलिए हमने ड्राई वेट का कंसेप्ट लिया है। ओके, so pyramid of biomass is usually determined by collecting all organisms occupying each tropic level separately and measuring their dry weight. So each tropic level पे कितने ऑर्गेनिज्म है उनका हमको वेट लेना है। कौन सा वेट लेना है, ड्राई वेट लेना है। उनको हम ईच ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म है उनका हम सेपरेटली वेट लेंगे और उस तरह से हम उनका बायोमास डिटरमाइन करेंगे। सो दिस ओवरकम द साइज डिफरेंस प्रॉब्लम। जो साइज डिफरेंस का जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको ये ओवरकम करेंगे, बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल आर वेट। सो जो नंबर का प्रॉब्लम है वो भी इसने सॉल्व कर दिया और जो हमारा साइज का प्रॉब्लम है वो भी इसने सॉल्व कर दिया। ओके, सो इसलिए पिरामिड ऑफ बायोमास बहुत एक इंपॉर्टेंट है। सो अब हम देखेंगे अपवर्ड पिरामिड। अपवर्ड पिरामिड में आप देखेंगे प्रोड्यूसर, उसके बाद में हर्बियोर, उसके बाद में देखेंगे प्राइमरी कार्निवोर। ओके, और इसके बाद में देखेंगे ट्रॉप कार्निवोर। सो इस तरह से हमने यहाँ पर इनका वेट लिया है। सो यहाँ पे एरिया भी मेजर करना था लेकिन मेजर नहीं किया है। सो यहाँ पे बाय जो होगा एरिया होगा और उसको हम मीटर स्क्वायर में डिफाइन करेंगे। ओके, फॉर अब यहाँ पर एरिया नहीं दिया है तो हम उसको शायद यूनिट एरिया लिया होगा, इसलिए इन्होंने एरिया नहीं मेंशन किया। ओके, और जब नहीं दिया होता है तो हमको अज्यूम करना होता है कि वो यूनिट एरिया है, मतलब उसका यूनिट 1 है। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑन लैंड द पिरामिड ऑफ बायोमास हैज लार्जर बेस और प्राइमरी प्रोड्यूसर विद स्मॉलर ट्रॉपिक लेवल पर्च्ड ऑन द टॉप। बराबर है, क्योंकि हम जब देखेंगे फॉर द मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑन लैंड, जब हम लैंड इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होगा उसका लार्ज बेस होगा, क्योंकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो लैंड पे बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं और जो बाकी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हायर ट्रॉपिक लेवल के वो डिक्रीज होते जाते हैं नंबर पे। और ये टिपिकल लैंड पिरामिड है। ओके, टेरिस्ट्रियल पिरामिड है, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम का। द बायोमास ऑफ द प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप, द बायोमास ऑफ द प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप इज एट मैक्सिमम। ऑब्वियस है, जब उसका बेस ज्यादा बड़ा दिखा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उसका मास ज्यादा ही होगा, बायोमास ज्यादा ही होगा। द बायोमास ऑफ नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर इज लेस देन द प्रोड्यूसर। द बायोमास ऑफ द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर इज लेस देन द प्राइमरी कंज्यूमर। द टॉप हायर ट्रॉपिक लेवल हैज वेरी लेस अमाउंट ऑफ बायोमास। जो हायर ट्रॉपिक लेवल है उसका खूब बहुत कम बायोमास होता है। ओके, इन्वर्टेड पिरामिड इन कॉन्ट्रास्ट इन मेनी इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास में अज्यूम इन्वर्टेड फॉर्म। जब हम देखेंगे कि इसके कॉन्ट्राडिक्टरी, जब टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके कॉन्ट्राडिक्टरी जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम का स्टडी करते हैं तो हमको इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है। क्यों? क्योंकि जो एक्वेटिक जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो प्रोड्यूसर होते हैं एक्वेटिक, उनका जो बायोमास होता है वो कम होता है, उससे ज्यादा हर्बियोर का होता है, कार्निवोर का सबसे ज्यादा होता है। सो ये टिपिकल जो एग्जांपल है इन्वर्टेड पिरामिड का वो हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को ले सकते हैं। ओके, दिस इज बिकॉज द प्रोड्यूसर आर टाइनी फाइटोप्लैंक्टन। जैसे कि मैंने बताया जो प्रोड्यूसर होते हैं वो टाइनी फाइटोप्लैंक्टन होते हैं दैट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली। ओके, हियर द पिरामिड ऑफ बायोमास हैज द स्मॉल बेस विद द कंज्यूमर बायोमास at instant actually exceeding the producer biomass and pyramid assumes the inverted shape.
किसी भी इंस्टेंट को, किसी भी टाइम पे अब हम जब स्टडी करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास का, तब तब जिसी भी टाइम हम उसको स्टडी करेंगे तब पिरामिड ऑफ बायोमास जो प्रोड्यूसर का जो मास है वो हमको कम ही मिलेगा, और जो सब्सिक्वेंट टॉप कार्निवोर है, सब्सिक्वेंट टॉप कंज्यूमर है, उनका बायोमास ज्यादा ज्यादा बढ़ते जाता है, इसलिए हमको इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है। ओके, सो ये थर्ड कंसेप्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये ऑलवेज अपराइट होता है। क्यों होता है हम देखेंगे आगे। टू कंपेयर द फंक्शनल रोल ऑफ द ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, एनर्जी पिरामिड इज मोस्ट सुटेबल। ओके, जब अब हमने देखा कि ट्रॉपिक लेवल पे हम स्पीसीज को नहीं स्टडी कर रहे हैं, ट्रॉपिक लेवल पे जो ईच ट्रॉपिक लेवल है वो फंक्शनल रोल को डिफाइन करता है, ना कि स्पीसीज कंपोजिशन को, कितने स्पीसीज है वो डिफाइन करने के बजाय वो हमको डिफाइन करता है कि उसका फंक्शनल रोल क्या है। मतलब कि जब आप बेस पे देख रहे हैं, बेस पे कौन होता है, प्रोड्यूसर, तो जो भी स्पीसीज प्रोड्यूसर है वो सब आपके बेस में आएगा। फिर कंज्यूमर, जैसे कि हमने स्पैरो का एग्जांपल दिया था, तो सेकंड लेवल पे जब स्पैरो ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो ट्री के किसी प्रोडक्ट पे फीड हो रहा है, इसलिए उसको सेकंड लेवल पे दिया है, क्योंकि वो उसका फंक्शनल रोल डिफाइन कर रहा है। और अगर थर्ड लेवल पे भी, उसके ऊपर लेवल पे भी स्पैरो अगर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो किसी इंसेक्ट पे फीड कर रहा होगा, इसलिए उसको दिया गया है। समझ रहे हैं आप? सो जो हम इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ते हैं तो वो फंक्शनल रोल, और वो फंक्शनल रोल जो ट्रॉपिक लेवल का है इकोसिस्टम में, वो कौन सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है, वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, द एनर्जी पिरामिड रिफ्लेक्ट द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना ही स्टेटमेंट दिया है अपने शंकर आईएएस में। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये जो एनर्जी पिरामिड है वो रिफ्लेक्ट करता है। जो फर्स्ट लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, इससे ही एनालॉगस है ये स्टेटमेंट कि द फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो जब हम देख रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड में, तो हम इकोलॉजिकल पिरामिड में देख रहे हैं कि एक इससे एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और जो एनर्जी लॉस हो रही है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है। सो एनर्जी यहाँ पर क्रिएट भी नहीं हो रही है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है। ओके, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जब हम सन से एनर्जी आ रही है तो वो प्रोड्यूसर उसको केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करके अपना बायोमास बना रहा है, उसके ऊपर का जो है कंज्यूमर वो हर्बियोर को फीड करके बायोमास बना रहा है। तो अब हम जब भी देखेंगे तो वो हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो रही है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो। ओके, अब हम देख रहे हैं सेकंड लॉ द एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली कन्वर्टेड फ्रॉम हाई क्वालिटी एनर्जी टू लो क्वालिटी एनर्जी। ओके, हम देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर की जो एनर्जी है वो कंज्यूमर के इसमें कन्वर्ट हो रही है, और प्रोड्यूसर की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट कहाँ से हो रही है, वो सोलर एनर्जी से कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। ओके, सो हाई क्वालिटी एनर्जी से लो क्वालिटी एनर्जी में हमेशा एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, और वो मतलब कि वो अपने आप को उस तरह से बनाती जाती है। तो जब हम देखेंगे कि जब भी एनर्जी हाई क्वालिटी से लो क्वालिटी में ट्रांसफर होती है तो वो कुछ एनर्जी इमिट करती है, जैसे कि हम इकोलॉजिकल पिरामिड में देखेंगे कि वो रेस्पिरेशन में या फिर एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी बाहर जाती रहती है, रेस्पिरेशन में या फिर हीट के फॉर्म में वो एनर्जी बाहर जाएगी। ओके, एनर्जी ऑलवेज चेंजेस फ्रॉम हाई क्वालिटी टू लो क्वालिटी व्हेन वर्क इज परफॉर्म्ड। ओके, ड्यूरिंग दिस चेंज सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ओके, विच कांट डू वर्क। जो भी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है वो वर्क नहीं कर सकती। ओके, इसलिए वो हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है। और हम इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, कुछ बुक में ये भी दिया होता है, सो हम इसको भी पढ़ेंगे। इट स्टेट्स दैट नॉन रैंडम एनर्जी कौन सी, केमिकल, मैकेनिकल और रेडिएंट एनर्जी can't be changed without some degradation into heat energy, thus energy flows from higher to lower level। okay, so अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि कुछ जो एनर्जी है, जो कि एनर्जी केमिकल, मैकेनिकल और रेडिएंट एनर्जी है, जिसको हम नॉन रैंडम एनर्जी बोलते हैं, वो हम चेंज ही नहीं कर सकते एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में विदाउट डिग्रेडेशन, और वो डिग्रेडेशन किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में। ओके, सो दस एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर ट्रॉपिक लेवल टू लोअर ट्रॉपिक लेवल with conversion of solar energy to chemical energy and heat energy at each tropic level, and with the loss of energy being depicted at each transfer to the another tropic level। okay, hence the pyramid always upright with the large energy base at the bottom। okay, let us explain with the example। अब हम इसका एग्जांपल से देखेंगे। एक इकोसिस्टम है, वो 1000 कैलोरी एनर्जी एक डे में ऑब्जर्व कर रहा है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब, वो रिफ्लेक्ट होगी, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, कुछ एनर्जी जो है वो अर्थ को हिट करने में काम आएगी, और उसके बाद में जो यहाँ पे दिया है देखिए, some energy is reflected in the space, some energy is absorbed by the only small portion। okay, some energy is absorbed and only small portion is utilized by green plants।
सो बहुत कम परसेंट होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 2% होता है जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, आउट ऑफ विच प्लांट यूजेस ऑफ सम फॉर द रेस्पिरेशन, ओके, एंड ऑफ द 1000 कैलोरीज, ओके, जो 1000 कैलोरीज उस पे रेडिएंट हो रहा है, उस पे गिर रहा है, उससे वो 1000 कैलोरी सॉरी 100 कैलोरी ही स्टोर कर पा रहा है एज एनर्जी रिच मटेरियल, बाकी का जो एनर्जी है उसका रेस्पिरेशन में लॉस हो रहा है, ओके। सो अब हम देखेंगे पिरामिड। सो अब हम जब पिरामिड में देख रहे हैं, ये प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और जब एनर्जी ये ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ पे भी एनर्जी लॉस हो रही है, कुछ प्रोड्यूसर भी लॉस कर रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर भी लॉस कर रहा है, और टॉप कार्निवर भी, टर्शियरी कंज्यूमर भी लॉस करेगा। तो ऐसे ही एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होते 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 कम होती जाती है, ओके। दस यूजेबल एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम सनलाइट, सब सनलाइट से जो एनर्जी आएगी वो यूजेबल फॉर्म में डिक्रीज होती जाएगी टू द प्रोड्यूसर, टू द हार्बिवर एंड टू द कार्निवर। सो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी ये डिक्रीज होते 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 जाएगा, ओके। यूजेबल फॉर्म क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि जो हीट फॉर्म में जो एनर्जी बाहर जा रही है उसको तो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी कम होते जा रहा है। देयरफॉर एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट। सो एनर्जी जो पिरामिड है वो ऑलवेज अपराइट शेप अज्यूम कर रहा है, ओके। डू यू नो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन ऑफ टोटल 100% ऑफ एनर्जी, ओके। सो अब हम बताएंगे कि किस तरह से ये एनर्जी, ये भी हम शंकर में नहीं दिया गया है, सो आप इसको ध्यान से देखेंगे। सो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। सो टोटल 100% एनर्जी आ रही है अर्थ पे, ओके। सो इसमें से 57% ऑफ एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रही है और स्पेस में स्कैटर हो रही है, ओके। जो 35% ऑफ जो एनर्जी है ये वाटर को हीट करने में, ओके, वाटर को, लैंड एरियाज को हिट करने में यूज हो रही है, और कुछ जो यूज हो रही है वो इवापोरेशन में, वाटर की इवापोरेशन में, ओके। तो ये फ्रैक्शन कितना है, 35% इन सब में यूज हो रही है। फिर ओनली 8% जो है वो प्लांट सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है। सो ये हो गया 100% का हमारा हिसाब, जो कि एनर्जी 100% अर्थ पे आ रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है। सो अब हम देखेंगे कि 8% का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, जो 8% प्लांट के सरफेस पे गिर रही है। अब जो 8% जो है उस 8% का 10 to 15%, ओके। ये आप बोलेंगे कि 8% से फिर 10 to 15% कैसे हो गया। सो आपको देखना पड़ेगा कि 8% का 10 to 15%, ओके, वो जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और 8% का 5% ट्रांसमिटेड हो रहा है, 8% का 80 to 85% जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, और उसी 8% का 2% जो है वो फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब यूज हो रहा है, ओके। सो रेस्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी, और बाकी का जो बचा वो हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा, ओके। सो ये हो गया इसका डिवीजन की किस तरह से एनर्जी आ रही है 100%, और फिर 8% जो प्लांट पे आ रहा है उस 8% का भी किस तरह से बैलेंस शीट तैयार हो गया, ओके। सो अब हम देखेंगे कि ईच बार इन एनर्जी पिरामिड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल इन गिवन टाइम। अब ईच बार जो है वो बता रहा है कि एक टाइम पे कितना एनर्जी अवेलेबल है एक ट्रॉपिक लेवल पर, और एनुअली पर यूनिट एरिया, ओके। और एनुअली मतलब हम एनुअल टर्म्स में अगर देख रहे हैं, सो हमको देखना पड़ेगा कि एनुअली कितना एनर्जी मिल रहा है पर यूनिट एरिया, कितना एनर्जी तैयार हो रहा है, ओके। और हम वो किस तरह से देखेंगे, बायोमास से, ओके। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल एट गिवन टाइम और एनुअली, ओके। एक टाइम पे अब हम मेजर कर रहे हैं तो हम प्रोडक्टिविटी से मेजर करेंगे, ओके। और जब और हम देखेंगे वो प्रोडक्ट कितना है, जब हम किसी गिवन टाइम पे अगर मेजर कर रहे हैं तो हम वहां पे देखेंगे कि प्रोडक्ट कितना है, और अब जब एनुअल टर्म्स में जब मेजर करेंगे तो अब हम उसको प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में मेजर करेंगे, जो हम आगे देखेंगे। अब एनर्जी पिरामिड हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। द एनर्जी पिरामिड कंसेप्ट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एक इंपॉर्टेंट है जो कि हम अगला जो पार्ट है उसमें हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ही पढ़ने वाले हैं। तो तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेकिन आप यहीं पे देख लेंगे कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में जो फिनोमेना है उस कंसेप्ट को ये एक्सप्लेन करता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ओके। द टेंडेंसी ऑफ टॉक्सिक, इसका जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट में दिया है यहाँ पर, द बायोमैग्निफिकेशन इज द टेंडेंसी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ओके। सो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का जो कंसेप्ट है उसको ये एनर्जी पिरामिड एक्सप्लेन करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत से पीसीएस में ये पूछा गया है। प्रोग्रेसिवली एट हायर ट्रॉपिक लेवल, ओके, हायर ट्रॉपिक लेवल पे वो इंक्रीज होते जाता है टॉक्सिक लेवल का सब्सटेंस। पहला जो फेनोमेना होता है वो बायो एक्यूमुलेशन होता है, वो जो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जब टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होते हैं तो हम उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं, और जो वो फर्दर
हायर ट्रॉपिक लेवल पे वो एक्यूमुलेट होते जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ओके, सो इसका डिफरेंस क्या है वो हम अगले इसमें देखेंगे और उसको डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ एन इकोलॉजिकल पिरामिड, इट डज नॉट टेक इट टू अकाउंट सेम स्पेसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल। अब आप देखेंगे कुछ ऑथर जो होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए हर ट्रॉपिक लेवल पे कुछ पिक्चरस्क्यू फॉर्म में वो दिखाएंगे। जब पिक्चरस्क्यू फॉर्म में वो जब दिखाएंगे तो वो दिखाएंगे कि इस ट्रॉपिक लेवल पे फर्स्ट पे प्लांट दिखाएंगे, सेकंड पे एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म दिखाएंगे। तो इसी तरह से इसने ये ब्रॉड लेवल पे इन्होंने ये कंसिडर नहीं किया है कि सेम स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल, तो इसके ड्रॉबैक में भी है। तो इसका एक ये जो ड्रॉबैक है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने ऊपर देखा कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो फंक्शनल लेवल रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो फंक्शनल लेवल अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो ये रिप्रेजेंट करेंगे, और वही एक मॉडिफाइड फॉर्म है इकोलॉजिकल पिरामिड का। सो हमको उसी को देखना है, लेकिन आप इसको मेंशन कर सकते हैं जब आपको लिमिटेशन लिखने के लिए पूछा जाए, तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन। ओके, जब और एक ड्रॉबैक कि ये क्या कर रहा है, ये एक सिंपल फूड चेन को अज्यूम कर रहा है, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में सिंपल जो आपका फूड चेन है वो रिप्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत से मतलब 99 या 98% में वो रिप्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि वो फूड वेब की तरह का ही इकोसिस्टम में हमेशा इंटरेक्शन होते रहेंगे। सो इट डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब, क्योंकि कौन किसको खाएगा ये कुछ फिक्स नहीं है। ओके, सो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ओके, सो जो भी कोई ऑर्गेनिज्म खा रहा है वो कुछ फिक्स नहीं है कि हर बार प्लांट को वही ऑर्गेनिज्म खाएगा, रैबिट ही खाएगा, उसको काऊ भी खा सकता है और बाकी के ऑर्गेनिज्म जो आर्बिवोरस है वो खा सकते हैं। सो इसीलिए जो है ये हम जब इकोलॉजिकल पिरामिड स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल फूड चेन को कंसिडर किया है जो कि एग्जिस्ट नहीं होता है। ओके, सो ये ड्रॉबैक भी आपको आप जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसमें मेंशन कर सकते हैं, और जब स्टेटमेंट भी आएगा तब भी आपको ये याद रखना है एमसीक्यू में। ओके, मोरओवर सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड इवन दो दे प्ले वाइटल रोल इन इकोसिस्टम। आपको पता है कि सैप्रोफाइट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल क्लिनिक ऑफ इकोसिस्टम में प्ले करते हैं। सो इन जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ते हैं तो इकोलॉजिकल पिरामिड में सैप्रोफाइट्स को स्पेस नहीं दिया है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है। ओके, सो आपको 10% लॉ भी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा ब्रीफ में। सो मैंने ये इसको आपको लिया है यहाँ पर क्योंकि जो आप देखेंगे कि शंकर आयस में इसको मेंशन नहीं किया है, इनडायरेक्टली मेंशन किया गया है, लेकिन कुछ जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से जो एस्पिरेंट होंगे उनको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है वो 10% लॉ को ही एक्सप्लेन किया गया है और वो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने 10% लॉ को भी यहाँ पे ले लिया है पढ़ने के लिए। ओके, सो 10% लॉ ट्रांसफर्स लॉ 10% लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाज गिवन बाय रेमंड लिंडमैन। ये किसमें दिया गया था? रेमंड लिंडमैन ने 1942। ये ईयर जो भी फैक्चुअल पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं वहां पे आपको इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए मैंने ईयर भी मेंशन किया। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक food energy from one tropic level to next higher level only 10% of transport energy is stored as flash। okay, जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सो उसमें से सिर्फ 10% ओनली 10% जो एनर्जी है वो फ्लैश के फॉर्म में स्टोर हो रही है। ओके, रिमेनिंग लॉस ड्यूरिंग ट्रांसफर और ब्रोकन डाउन इन रेस्पिरेशन। कुछ जो है वो लॉस्ट हो रही है ट्रांसफर में, कुछ जो है वो रेस्पिरेशन में ब्रोकन डाउन हो रही है, और लॉस्ट इन इनकम्प्लीट डाइजेशन बाय हायर ट्रॉपिक लेवल। ओके, सो ओनली 10% इज ट्रांसफरिंग, बाकी जो है कुछ हो जो रही है रेस्पिरेशन में ब्रोकन डाउन हो रही है, कुछ इनकम्प्लीट डाइजेशन में जा रही है। ओके, इट डजंट अप्लाई टू ड्यूटेरियस फूड चेन। 10% लॉ अगेन इसका भी एक ड्रॉबैक है कि इट डज नॉट अप्लाई टू ड्यूटेरियस फूड चेन। अब 10% लॉ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ओके, ये देखिए डिकम्पोजर को ये ड्यूटेरियस फूड चेन को नहीं अप्लाई होता है। ये 100% प्रोड्यूसर पे एनर्जी है, उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर मतलब 10%, उसका 10% जो है मतलब 1% सेकेंडरी कंज्यूमर, उसका 10% थर्ड लेवल पे। ओके, और आगे जो है वो अपेक्स प्रीडेटर पे उसका 10%, तो हर लेवल पे 10% ट्रांसफर होती है, बाकी सब एनर्जी जो है हर लेवल पे हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर एनर्जी लॉस्ट एज हीट। यहाँ पे डिकम्पोजर हर लेवल पे डिकम्पोजर खा रहे हैं, लेकिन डिकम्पोजर को ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। ओके,
और ये रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। तो आप इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में बना सकते हैं एग्जाम में, अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, primary production is defined as the amount of biomass or the organic matter produced per unit area over a time period by plant during photosynthesis. ओके, ये है प्राइमरी प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्टिविटी का भी कंसेप्ट शंकराय इसमें नहीं दिया है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अगर बहुत से जब भी आपको एक आधा अगर क्वेश्चन आ रहा है मेंस में और आपको वहां पे लॉस ऑफ जब मैंग्रोव्स का लॉस हो रहा है, कोरल रीफ इकोसिस्टम का लॉस हो रहा है, सो आप उसको एक डायमेंशन और ऐड कर सकते हैं जो आपको हाफ या 1 मार्क ज्यादा फेच करा सकता है, जहां पे आप डिफरेंट इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं और आप उस प्रोडक्टिविटी के माध्यम से ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब समझो कोरल रीफ का जो लॉस हो रहा है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि कोरल रीफ जो है वो हाई प्रोडक्टिविटी वाले इकोसिस्टम है। अगर उसका लॉस हो रहा है तो हम इतनी बड़ी मात्रा में प्रोडक्टिविटी जो है वो हम गंवा रहे हैं। ओके, सो हम कितनी मात्रा में प्रोडक्टिविटी गंवा रहे हैं तो वो हमको देखना पड़ेगा। ओके, सो प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। सो प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब कितना अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर जो पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, ये हम दो इसमें देखते हैं, एक तो बायोमास में देखते हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर में देखते हैं। ओके, सो अब हम देख रहे हैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, कहीं कहीं पे आपको ग्राम पर मीटर स्क्वायर भी दिया जाता है। सो ये भी ये एक्चुअली इनकरेक्ट है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप दोनों यूनिट जो ले रहे हैं न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, वो दोनों यूनिट एक ही फॉर्म में होने चाहिए, एक ही सिस्टम में होने चाहिए। अगर आप नीचे मीटर स्क्वायर ले रहे हैं तो ऊपर भी आपको एसआई सिस्टम में ही लेना पड़ेगा जो कि किलोग्राम होगा। ओके, सो ग्राम इसलिए वो ज्यादातर एक्सप्लेन करते हैं, ग्राम इसलिए एक्सप्लेन किया जाता है ताकि जब जो क्वाड्रेट जब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल में जब हम स्टडी करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल होता है जहाँ पे आप प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं, तो वो क्वाड्रेट होते हैं, वो क्वाड्रेट छोटे छोटे होते हैं, तो जिसके अंदर जो छोटे क्वाड्रेट में जो प्लांट्स हम स्टडी करते हैं वो भी हर्ब्स ही होते हैं या फिर एकदम छोटे छोटे प्लांट होते हैं, तो उनका जो प्रोडक्टिविटी आता है वो ग्राम में ही आता है। तो इसीलिए हम फार्मूला में ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि आपको दोनों भी जो यूनिट है उसको एक ही सिस्टम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो जनरली आप जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप इसको एसआई यूनिट में ही लिखें ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क फेच कर सके और आप वहां पे एग्जामिनर आपका कोई मार्क डिड्यूस ना करे। ओके, और एनर्जी में आप देख रहे हैं तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ओके, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। जब ये प्रोडक्शन में क्या है, प्रोडक्शन में हम एक्चुअल जो वेट है उसको देख रहे हैं और वो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन जब हम देखते हैं तो उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, सो उसका भी फॉर्मूला सेम ही होगा, लेकिन हम जब प्रोडक्टिविटी स्टडी करते हैं वो पर ईयर स्टडी करते हैं तो यहाँ पर ईयर जुड़ जाएगा क्योंकि वो टाइम पीरियड पे हम डिफाइन करते हैं। और जब प्रोडक्शन होती है तो प्रोडक्शन जब हम देखते हैं तो वो हम एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, जब स्पेसिफिक टाइम में हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो अब हम उसको पर यूनिट टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है उसके लिए हम ईयर से उसको एक रेफरेंस जोड़ देते हैं ताकि हमको रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पता चल सके। ओके, सो प्रोडक्टिविटी एक प्रोसेस है, प्रोडक्शन जो है वो अब जो हम एक टाइम पे जब देख रहे हैं तो अब हम जब हम टाइम पे जब उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम प्रोडक्शन की तरह से देखेंगे, लेकिन जब भी हम उसको एक प्रोसेस की तरह देखेंगे तो उसको हम प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ओके, so to compare the productivity of different ecosystem it can be divided into gross primary productivity और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जब हम डिफरेंट प्रोडक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हैं तो हम दो टर्म में उसको देखते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ले रहे हैं। ओके, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। अब जो फोटोसिंथेसिस में जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ले रहे हैं, लेकिन उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का बहुत सा जो अमाउंट है वो रेस्पिरेशन में लॉस हो रहा है। ओके, सो अब हम जब भी हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ओके, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट ने कितना ऑर्गेनिक मैटर अकोमुलेट किया
वो हो गया उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन वो कुछ जो है वो रेस्पिरेशन में लॉस करेगा। जब वो रेस्पिरेशन में लॉस करेगा उसको हम जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उससे माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब ये जो बायोमास है वो अवेलेबल रहेगा कंजम्पशन के लिए हेटेरोट्रॉप को। ओके, सो व्हाट इज द ऑर्गेनिक मास। जब आपको ये पूछा भी जा सकता है एमसीक्यू में, व्हाट इज द मतलब विच इज द मास विच इज अवेलेबल फॉर द हेटेरोट्रॉप्स फॉर कंजम्पशन, it is the net primary productivity. Okay, net primary productivity is the available biomass for consumption to the heterotrophs. वो कोई भी हो सकता है, एक तो हर्बिवोर भी हो सकता है या फिर डिकम्पोजर भी हो सकता है अगर वो डिकम्पोज हो रहा है तो। ओके, सो आपको ये दो टर्म में डिफरेंस देखना पड़ेगा। क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो मास उसने एक्युमुलेट किया उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं। और जब हम उसमें से रेस्पिरेशन में लॉस किया हुआ मास जब हम माइनस करेंगे तो हम उसको नेट, तो अब हमको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगा। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ये कंसेप्ट नहीं समझता है और ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। ओके, सो इट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब हमने देखा कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या था, ये था नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर के लिए अप्लाई हो रहा है। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर कौन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, वो प्रोड्यूसर के लिए था। जब कंज्यूमर जब बायोमास फॉर्म करेगा तो उसके लिए क्या टर्म हम यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, सो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो भी इसको मिलेगा उसमें जो ये जो लॉस करेगा माइनस रेस्पिरेशन में, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स, सो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि प्लांट स्पीसीज कौन से एरिया में इनहेबिट कर रहा है, कौन से एरिया में वो रह रहा है प्लांट। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है प्लांट की उस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो ये फैक्टर हो गए कौन कौन से फैक्टर, फर्स्ट वो कौन से एरिया में है, सेकंड फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर, थर्ड फैक्टर न्यूट्रिएंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ये फाइनल फैक्टर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी। ओके, सो देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब जब हम देखेंगे कि जो भी आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो डिफरेंट इकोसिस्टम के लिए डिफरेंट है, क्योंकि ये जो फैक्टर हमने देखे अबो मेंशन्ड वो फैक्टर जो है वो डिफर होते जाएंगे हर एक इकोसिस्टम में। ओके, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स। ओके, होल बायोस्फीयर की जो एनुअल प्रोडक्टिविटी है वो 170 बिलियन टन है ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ओके, of this despite occupying 70% of surface. Okay, इसके बावजूद occupying 70% of surface, the productivity of ocean is only 55 billion ton. आपको पता है कि ओशियन जो है वो अर्थ का 70% सरफेस अप्रोक्सीमेटली ऑक्यूपाई करता है, फिर भी उनकी प्रोडक्टिविटी 55 बिलियन टन ही है टोटल 170 बिलियन टन से। सो आप देखेंगे कि ओशियन इतना ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करने के बाद भी इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। ओके, रेस्ट किसकी है, लैंड की। ओके, मतलब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। वो क्यों है अब हम नीचे देखेंगे। ओके, मेन रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस। ओके, सो जब हम देखते हैं कि कार्बन सिंक जब हम देखते हैं कि ओशियन का जो इकोसिस्टम है वो डिग्रेड हो रहा है, तब हम मेजरली हम इसके फॉर्म में डील करते हैं कि वो कार्बन सिंक है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से हम उसको बताते हैं। कार्बन सिंक है, वो बहुत से जो कोरल है उनको सस्टेन करता है, लेकिन लैंड इकोसिस्टम का भी जाना, ये भी डिग्रेड होना, ये भी बहुत ही हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि वो मेजर प्रोडक्टिविटी आपने अभी देखा कि वो, लेकिन ये फैक्ट बहुत से एस्पिरेंट एग्जाम में नहीं लिखते हैं और ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का स्टडी कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोडक्टिविटी है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, उसके फॉर्म में आपको, मतलब वो एक डायमेंशन आपको आंसर में जोड़ना पड़ेगा। ओके, सो मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन, ये भी हम देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि इंटेक्स क्वेश्चन है, वहीं पे एक ऐसा क्वेश्चन मेंशन किया है एनसीईआरटी में कि डिस्कस विद योर टीचर व्हाट आर द रीजंस फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन। सो हमको ये देखना पड़ेगा। ओशियन वाटर इज नॉट एज मिनरल रिच एज लैंड। ओके, लैंड पे जितना मिनरल्स होता है उतना मिनरल ओशियन में नहीं मिलता है। मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एज दे हेल्प इन फॉर्मिंग प्लांट टिश्यू व्हिच इन टर्न डू फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो मिनरल्स होता है वो मिनरल जो होते हैं वो प्लांट के
फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि मैग्नीशियम क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस पे सेंट्रल लिगेंड है ये, जो कोर एलिमेंट है लिगेंड का, जो ये फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम। ओके, सो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम जो है वो सेंट्रल जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है उसमें ये सेंट्रल पार्ट ऑक्युपाई करता है। ओके, मेटालिक पार्ट, तो इसको हम लिगेंड कहते हैं। ओके, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मिनरल क्यों काम के हैं। मिनरल इसलिए काम के हैं कि मिनरल जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट बनाता है प्लांट्स का, और इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस में काम आएंगे। दिस कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द फैक्ट दैट प्रोडक्टिविटी इन द ओशंस इज हाई वेयर देयर इज अपवेलिंग ऑफ मिनरल रिच वाटर और नियर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। वो इस फैक्ट को हम किस तरह से और सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि अगर आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख रहे हैं, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो शैलो ओशियन में मिलते हैं, और वहाँ पे जो मिनरल्स है वो इजीली एक्सेसिबल है। ओके, देयर मिनरल्स आर इजीली एक्सेसिबल, सो वहाँ पे मिनरल इजीली एक्सेसिबल है, इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। पेनिट्रेशन कांट बी द रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी। बहुत से टेक्स्ट बुक में ये भी बताया गया है कि पेनिट्रेशन कम होता है, लेकिन नहीं, ये जो फैक्ट है वो गलत है। पेनिट्रेशन ओशन में भी बहुत ज़्यादा है। 250 मीटर तक जो पेनिट्रेशन है वो लाइट का वो होता है ओशन में, और 25 मीटर जो होता है वो रेन फॉरेस्ट में होता है, लेकिन रेन फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। सो ये फैक्ट नहीं है। पेनिट्रेशन जो है वो कैन नॉट बी द रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ओशियन में 250 मीटर तक लाइट पेनिट्रेट होता है, जो कि रेन फॉरेस्ट में सिर्फ 25 मीटर तक ही होता है। लेकिन फिर भी रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी जाता है। सो हम यहाँ से ये कंक्लूड करते हैं कि जो लाइट है वो इसेंशियल नहीं है प्रोडक्टिविटी के लिए। ओके, पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इतना ज़्यादा इसेंशियल नहीं है। वो इसेंशियल तो है, एक फैक्टर है, लेकिन वो ओशियन के लो प्रोडक्टिविटी के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे 250 मीटर तक वो पेनिट्रेट करता है। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ मराइन इकोसिस्टम इज फार लेस, एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज लैंड पे जो प्लांट है उनकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, इन कंपेरिजन टू जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उनके कंपेरिजन में। अब हम ऊपर देखा था, यहाँ पे अब हम देखेंगे। ओके, हाँ, यहाँ पे देखा था कि प्राइमरी डिपेंड अपॉन द स्पीसीज इनहेबिटिंग द पर्टिकुलर एरिया, वो कहाँ पे है। जब हमने देखा ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे है तो ज़्यादा है उसका प्रोडक्टिविटी। ओशन में जब कोई स्पीसीज कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे है तो उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये है स्पीसीज इनहेबिटिंग द पर्टिकुलर एरिया। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा कि वहाँ पे किस तरह का एनवायरमेंट पाया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, अब वो हमने अभी देखा कि जहाँ पे ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगा वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, अब हमने देखा कि मराइन जो इकोसिस्टम है उसका फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कम है जो लैंड प्लांट्स है उससे। ओके, सो दीज आर द रीजंस। अब हम देखेंगे कि अलग अलग इकोसिस्टम का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। देखेंगे आप कोरल रीफ का प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए कोरल रीफ अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो हमारे कंसर्न का एक सब्जेक्ट है, क्योंकि कोरल रीफ में जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो सबसे ज़्यादा होती है। जो बाकी फैक्टर है वो जब हम कोरल रीफ पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोरल रीफ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद में नंबर आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, बाद में आता है यूस्चरीज भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता हो तो आप फर्दर लेक्चर में मैं उसको डिफाइन करूँगा, जब हम जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उनको जब पढ़ेंगे तब। टेम्परेट फॉरेस्ट जो है उसका उससे कम है, सवाना का उससे कम, बोरियल फॉरेस्ट का उससे कम, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का उससे कम। सो ये डिक्रीज होते जा रहा है डेजर्ट तक। तो यहाँ पे जितने भी हमने स्टडी किए हैं उसमें डेजर्ट का सबसे कम है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी हमने लिया है अल्टरनेटली। सो ऐसा नहीं है कि लैंड के सभी इकोसिस्टम से एक्वेटिक इकोसिस्टम का सभी का प्रोडक्टिविटी कम है। आप देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में कोरल रीफ का प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, और ये एक एक्सेप्शन है। और ये कुछ टर्म है जो पिछले लेक्चर में छूट गए थे, और ये जो फैक्चुअल एग्जाम है जो पीसीएस है वो उसके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टर्म है, ये सबसे पहले जो है वो हमको देखना पड़ेगा इकोलॉजी जो टर्म है वो जर्मन साइंटिस्ट ने कॉइन किया था, उनका नाम है अर्नेस्ट हकेल। और ईयर आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप स्टेट का कोई पीसीएस दे रहे हैं, 1866। ओके, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय आर्थर टांसले। ओके, टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय आर्थर टांसले। ओके, सो ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सो
अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आप मटेरियल देखेंगे कि ये कंपाइल्ड मटेरियल है, आप शंकर आयस में देखेंगे वो डिस्क्रिट है, वहाँ पे इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो आप उसको तो पढ़ ही सकते हैं। लेकिन अगर आपको अगर और डिटेल में या फिर इस लेक्चर में जो पढ़ा गया है उसको आपको पढ़ना है, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में कमेंट है वहां से इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी ज्यादा चाहिए तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपके जो दोस्त है उनको भी बेनिफिट कीजिए इससे। क्योंकि मैंने भी बहुत से लेक्चर देखे हैं यूट्यूब में, वहाँ पे जो मटेरियल वो पढ़ा रहे हैं या तो वो आप एग्जाम में रिप्लिकेट नहीं कर सकते, वो इतना हाई लेवल पे जा रहे हैं कि वो आप एग्जाम में उसको जो 10 मार्कर है 15 मार्कर है वहाँ पे आप उसको रिप्लिकेट नहीं करते हैं। और मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन है वो तो करंट अफेयर से आ रहे हैं। सो आपको हमको उतना ही पढ़ना है जितना कि हम एग्जाम में रिप्लिकेट कर सके, और बाकी टाइम हम अदर सब्जेक्ट को डेडिकेट कर सके। सो आप बी एश्योर्ड, आपका मैं पूरा इस तरह से कवर करके लूंगा कि आप अच्छे से इसको रेप्लिकेट कर पाएंगे। बस आपसे ये चाहिए कि आप आखिरी तक इस सीरीज को फॉलो करें। मैं जो जो होमवर्क बता रहा हूँ, जो जो टर्म को मैं मेंशन कर रहा हूँ, जिस जिस चीज़ को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं था। लेकिन आगे में जब आगे लेक्चर में जब मैं कुछ होमवर्क दूंगा तो आप उसको ज़रूर कीजिए, ज़रूर आप जो भी चीज़ें बताई जा रही है उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि वो चीज़ें जब आपके एग्जाम में अपीयर हो तो आप वो मिस ना करें। थैंक यू।